सरकार में तो वाजपेयी जी भी थे, 187 लाए थे और फिर चलाए उन्होंने, 5 साल सरकार चला ली। लेकिन पुल्स एंड प्रेशर्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा, चूँकि वो 187 पर थे। आज की सरकार 240 पर है। गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की फिर एक बार महाराष्ट्र में हुई थी, तो बात आई थी कन्वीनर बनाने की। आपको याद होगा, हर किसी को याद होगा, बहुत चर्चा चली थी। और ये डिमांड पहले ममता बनर्जी की ओर से शुरू हुआ था। उन्होंने शरद पवार का नाम प्रोजेक्ट कर दिया था कि शरद पवार जी को कन्वीनर बनाया दिया जाए, इनको लीडर बना दिया जाए इंडिया गठबंधन का। कांग्रेस इस पर बिल्कुल राजी नहीं हुई थी। मुझे याद है कांग्रेस के अंदर खाने भी ये बात कही जाती थी कि किस बात का कन्वीनर, चल तो रहा है, हम लोग बातचीत करते रहेंगे, हमारे लीडर जा जा करके बातचीत करते रहेंगे। यानी कांग्रेस उस समय किसी के हाथ में कोई चाबी देना ही नहीं चाहती थी। नमस्ते, मैं आशुतोष। और चूँकि दिल्ली पर अभी पूरी चर्चा चल रही है, पूरे देश की नज़र दिल्ली पर है, और दिल्ली में की राजनीति में जो अभी पिछले दिनों 2-3 दिनों पहले बात हुई गठबंधन को लेकर के, एक शुरुआत हुई, तो इसीलिए हम आज चर्चा करेंगे गठबंधन। अब देखिए, आपको लग सकता है कि गठबंधन पॉलिटिक्स हम बहुत जानते हैं, क्योंकि लंबे समय से देश गठबंधन की पॉलिटिक्स को देख रहा है, उसके पुल्स एंड प्रेशर्स को देख रहा है, तो जानते हैं हम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन गठबंधन के मूल में क्या है, हम थोड़ा ये समझने की आज कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर कोई गठबंधन सफल हो जाता है, कोई गठबंधन कुछ दिनों तक चलता है फिर टूटता है, कोई गठबंधन बनने से पहले लगता है कि ये टूटने लगा। तो इसके मूल में क्या है? अब देखिए, मैं थोड़ा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 96-97 के आसपास की बात है, वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद कहा था कि गठबंधन स्थायी नहीं होते, लेकिन जो इंटरेस्ट होते हैं, जो हित होते हैं, वो स्थायी होते हैं। अब देखिए, यहीं से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये हित क्या है। गठबंधन में हित स्थायी होते हैं, गठबंधन स्थायी नहीं होते। तो ये हित, यही सर्वोपरि होता है। और इसको अगर आज के दिन हम, अभी जो 2 दिन पहले दिल्ली में घटनाएं घटी कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव सब इकट्ठे आम आदमी पार्टी के साथ खड़े दिखे, और कांग्रेस जो है, जो कि जो INDIA, जिसे ये इंडिया अलायंस कहते हैं, जो उसकी सबसे बड़ी पार्टी है, वो बिल्कुल अलग थलग दिखने लगी। ये क्या है? ये देखिए, यहीं पर ये हित की बात है, जो वाजपेयी जी ने कही थी बात कि हित स्थायी होते हैं। थोड़ा सा इसको अगर हम देखें वैसे भी कि क्या हित है आखिर। दिल्ली के चुनाव में ममता बनर्जी का हित कैसे पूरा हो रहा है, अखिलेश यादव का हित कैसे पूरा हो रहा है, या तेजस्वी को कैसे लगता है कि अगर दिल्ली में केजरीवाल को सपोर्ट करें तो हमारा हित सफल होगा, और साथ न दिखें, चुप रह जाएं, या कांग्रेस को सपोर्ट करते दिखें तो हमारा हित प्रभावी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही बात है। देखिए, लॉजिक तो ये दिया जा रहा है ना कि भाई, चूँकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी को हराने में सफल हो सकती है, वही एक जिसको बड़ा प्लेयर की बात होती है कि लड़ाई वही लड़ने वाली है, कांग्रेस यहाँ लड़ नहीं पाएगी, तो इसीलिए हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मॉरली सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ग्राउंड पे उनका कोई ऐसा आधार नहीं है कि वो केजरीवाल हों चाहे कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हो जाएं तो उनको जीत दिलाने में सफल हों, उनका यहाँ आधार नहीं है। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव तो ये थोड़ा बहुत कभी कभार बोल भी सकते हैं कि भाई हम पूर्वांचली वोट को प्रभावित करेंगे। ममता बनर्जी के पास वो भी नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी सबसे पहले आई सामने कि जो है TMC जो है सो मॉरली सपोर्ट कर रही है आम आदमी पार्टी को। अब देखिए,
थोड़ा सा पीछे देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों किया। ममता बनर्जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाह रही हैं कि जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस अलग थलग ही दिखे। थोड़े दिन पहले की बात आप याद कर लीजिए, 1 महीने पहले की बात, कि किस तरीके से उन्होंने पहली बार एक तरीके से ऐलान कर दिया था कि वो इच्छुक हैं इंडिया गठबंधन की कमान लेने के लिए, जिसकी कमान की कांग्रेस अपने हाथों में रखना चाहती है। तो एक तरीके से उन्होंने ये मैसेज दिया कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, इनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये पूर्वांचली वोट के लिहाज से भी और वैसे भी पड़ोसी राज्य के लिहाज से भी आप देखिए, यूपी तो बिल्कुल एनसीआर के रीजन से ही शुरू हो जाता है, और बिहार का इलेक्शन है अभी। ये देखिए, ये पिछले दिनों आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा ये, लेकिन मैं समझा रहा हूँ केवल ये कि किस तरीके से प्रभावित होते हैं। अब ये जो दोनों दल हैं, यानी समाजवादी पार्टी और राजद, जिसके मुखिया हैं तेजस्वी यादव, इनको हमेशा ये लगता है कि कांग्रेस हमारे लिए एक प्रतिस्पर्धा है, एक कॉम्पिटिटर है हमारी। बल्कि मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटर शब्द कहना यहाँ सही नहीं होगा। उन्हें एक तरीके का भय भी लगता है कांग्रेस से, और वो कांग्रेस से इसलिए भय है क्योंकि कांग्रेस का वोट जनाधार और इन दोनों दलों का वोट जनाधार एक ही है, बिल्कुल एक है। कांग्रेस कमज़ोर होगी तो इनके लिए अच्छा है, कांग्रेस जैसे जैसे मजबूत होती जाएगी इनके लिए भय, इन्हें वो डराएगा। जो कि दिल्ली पर भी मैं पहले बताऊंगा। पहले आप उनकी मनोदशा को समझिए। ये मनोदशा हित की बात मैं कर रहा हूँ कि क्यों गठबंधन में हित जो हैं वही सर्वोपरि होते हैं, वही स्थायी होते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं पहले दे दूं तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इस पर। अभी कुछ दिनों पहले उपचुनाव थे, जब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हो रहे थे। उसी समय में 9 सीटों पर जो है सो उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव थे, और उससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो सब लोग जानते ही हैं। लोकसभा चुनाव के समय से पहले ही 3-4 महीने पहले जब ये INDIA गठबंधन की कवायद शुरू हुई थी, तब भी थोड़ा हीला हवाली चल रहा था कि कौन इसका नेतृत्व करता दिखेगा, कौन नहीं करता दिखेगा। थोड़े खिंचे खिंचे नज़र आ रहे थे। और यूपी की जब बात करेंगे हम, तो आखिरी समय तक, यानी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट शुरू हो चुका था लोकसभा के लिए, तब तक ये लग रहा था कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो पाएगा। वो यही भय, और उस भय का ही कारण था कि आप उत्तर प्रदेश में देखें या बिहार में देखें, आप लोकसभा चुनाव के टाइम में बहुत सारी ऐसी सीटें जो कांग्रेस चाहती थी कि ये हमें मिले, उसमें कई सारी ऐसी सीटें भी थी जहाँ की थोड़ा कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटें थी। कांग्रेस को लगता था कि अल्पसंख्यक वोटर जो है वो हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है। और ये सिर्फ कांग्रेस को नहीं लगता था, ये मैं आपको फर्स्ट हैंड जानकारी देना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी फाइनली अगर तैयार हुई थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना है, तो उसके पीछे ये कारण था कि उन्हें ये भय लगता था कि अगर हमने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, अगर हम कांग्रेस को साथ में जोड़ने में सफल नहीं रहे, तो प्रदेश में ये एक मैसेज जाएगा खास तौर से अल्पसंख्यकों के बीच में कि कांग्रेस कहीं न कहीं बीजेपी को समाजवादी पार्टी बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने जा रही है। ये मैं बिल्कुल आपको फर्स्ट हैंड जानकारी दे रहा हूँ, मेरी कानों सुनी बात है। तो इस लिहाज से गठबंधन तो कर लिया था उस समय में, लेकिन जो कांग्रेस बाहुल्य जो सीटें थी कई सारी जो कि चाहती थी कांग्रेस, ये मैं बिहार की भी बात कर रहा हूँ और ये मैं उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ। दोनों जगह आरजेडी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों ने कोशिश की कि उनमें ज़्यादातर सीटें जो हैं सो उनके ही दलों के पास रहे।
वो कांग्रेस को ना दिया जाए, और कांग्रेस को एक तरीके से फोर्स किया गया कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे। क्यों? वो इसलिए कि नहीं वो चाहते थे कि अल्पसंख्यकों का एक बार फिर से, जो बहुत दिनों से कांग्रेस से हाथ छुड़ाकर पीछे चल रहे थे और जो स्थानीय दल थे उनको उनके साथ चल रहे थे, वो फिर से कांग्रेस की राह पर चलने लगे। फिर से उनके अंदर एक वो जो पुरानी परंपरा थी उनकी वो शुरू हो जाए और वो मन बना करके कांग्रेस का सपोर्ट करने लगे, चाहे कोई भी स्थिति हो। तो ये थे हित की बात, जिसके कारण की, और अब जब दिल्ली का चुनाव आया तो वो फिर से ये दबाव, वो भय के कारण है। वो दबाव, आप इस चीज़ को मानकर चलिए कि वो भय के कारण है, कि वो फिर से इस ओर बढ़ते दिखे कि नहीं, हमें किसी न किसी तरीके से कांग्रेस को लिमिट करना पड़ेगा। और यही था कारण, जिसके कारण कि ये दिखे। अखिलेश यादव तो मंच पर आकर के बैठे, जब केजरीवाल और आतिशी यहाँ एक रैली कर रहे थे तो अखिलेश यादव मंच पर आकर के बैठे और उन्होंने घोषणा की, भाई कि हम अब थोड़ा सा और देख लीजिए कि इसका और अर्थ क्या है। उसके कुछ दिनों पहले जब कांग्रेस की ओर से ये घोषणा हुई थी, अजय माकन जी की ओर से, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनकी ओर से घोषणा हुई। पहली बात तो उन्होंने कह दिया कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी देशद्रोही है, और शायद उसी दिन उन्होंने घोषणा की कि अगले 2 दिनों में मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। वो शायद खालिस्तानी लिंक की बात करने वाले थे, कुछ इस तरीके की। और उस समय चेतावनी दी गई थी, कांग्रेस को चेतावनी दी गई थी कि अपने नेताओं को चुप करा लें, वरना वो कांग्रेस को INDIA से बाहर कर देंगे। अब देखिए, ये एक अलायंस जो 6-7 महीने 8 महीने पहले एक अलायंस तैयार होता है राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ, वो किस तरीके से हर चुनाव में, मैं इसलिए हर चुनाव की बात कर रहा हूँ कि हरियाणा में भी ये दिखने लगा था तनाव। जब जिस उपचुनाव की बात मैं कर रहा था उत्तर प्रदेश में, जब उस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात आई तो वहाँ भी वो खिंचाव दिखा, और वो 9 की 9 सीटें अखिलेश यादव अकेले दम लड़े। कांग्रेस को मजबूर किया गया। कांग्रेस 4 सीटें चाहती थी, एक समय लग रहा था कि कांग्रेस को शायद सीटें दे भी दी जाए, लेकिन फिर हरियाणा का नतीजा आया, वहाँ कांग्रेस जैसे ही पस्त हुई, लगा कि यही मौका है, यहाँ पर कांग्रेस को सीमित कर दो, और वो हुआ था। वो उसके पीछे भी पूरा का पूरा जो है कारण वही था। अब बात ये आती है कि क्या हर गठबंधन में इस तरीके के पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मुझे लगता है कि गठबंधन पॉलिटिक्स की अगर एक तरीके से शुरुआत हुई तो वो तो 78 में हो गई थी, 77 में हो गई थी, जबकि इमरजेंसी के बाद एक जनता पार्टी लड़ी और उसमें कई दल जो हैं सो इकट्ठे हुए थे और लड़े थे। वहाँ पर भी एक हित था, वहाँ पर भी एक भय था कि अगर इंदिरा गांधी को परास्त करना है, अगर कांग्रेस पार्टी को परास्त करना है तो हमें एकजुट होना होगा। पहले तो ये हित था, जिसके कारण ये एक साथ आए थे और जीते भी थे। उस समय का एक माहौल ऐसा था कि बहुत अच्छी तरीके से जीते, सरकार में आए। लेकिन देखिए, ये जो पुल्स एंड प्रेशर्स की बात मैं कर रहा हूँ, इतनी बड़ी घटना के बाद, आपातकाल जैसी घटना के बाद इकट्ठे हुए थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर उस समय भी जो कई घटक दल थे उसमें एक जनसंघ भी शामिल था, और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस वहाँ से शुरू हो गए थे। अंदरूनी तौर पर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने तेज थे वहाँ कि मैं आपको बताऊं, ये बात मुझे लालकृष्ण आडवाणी जी ने खुद बताई थी कि इन्हें लगने लगा था, यानी जनसंघ को, जिसमें कि जिसके लीडर थे उस समय वाजपेयी जी, आडवाणी जी। वाजपेयी जी तो जनता पार्टी सरकार में उस समय विदेश मंत्री भी थे। इन्हें लगने लगा था कि हमें सरकार के अंदर भी घटक दलों की ओर से कहीं न कहीं हाशिए पे धकेलने की कोशिश होती है।
ऐसे कुछ मौके आए थे, उन्होंने एक आध बातें कही थी, मैं अभी उन चीज़ को सामने नहीं रखना चाहता हूँ। तो ये लगने लगा था कि इनको पीछे धक्का देने की कोशिश होती उस समय में, और इसीलिए आडवाणी जी की ओर से प्रस्ताव ये गया था और वाजपेयी जी को उन्होंने कहा था कि देखिए वाजपेयी जी, ये उनके ही शब्द हैं आडवाणी जी के, उन्होंने कहा कि देखिए वाजपेयी जी, हमें लगता है कि हमें अपना जो रास्ता है वो खुद तैयार करना होगा, एक अलग राह बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक प्रेशर में, एक उस समय हित साधने के कारण इकट्ठे आ तो गए, हमें इन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन ये दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये चीज़ें चल नहीं पाएंगे लंबे, हम इनके साथ लंबा खींच नहीं पाएंगे, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि नहीं चल पाएंगे। 2 साल तक सरकार चली, ठीक है, नहीं चल पाएंगे। और इसीलिए 1980 में, 1980 में बीजेपी का गठन हुआ था। उस समय उसके पीछे जो कारण थे वो यही थे। और हालांकि उस समय वाजपेयी जी ने ये कहा था कि अरे आडवाणी जी फिर से पार्टी बनाएंगे, फिर एक लंबी कवायद, लेकिन आडवाणी जी ने कहा कि आप कुछ मत करें, आप केवल हमारे साथ रहें, आप हमारे लीडर हैं, बाकी मैं देखूंगा। और वो चीज़ें हुई थी। सब लोग जानते हैं कि उस समय में पार्टी गठन में किस तरीके से इन बड़े नेताओं का रोल रहा था, लेकिन आगे बढ़े थे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, जो 78 में जो गठबंधन हुआ था और इतनी बड़ी घटना के बाद हुआ था, आपातकाल जैसी घटना के बाद, जिसे आज भी देश याद करता है तो थर्रा जाता है। उस समय के जो लीडर हैं वो जब अपनी जुबानी सुनाते हैं तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या हुआ था। उतनी बड़ी घटना के बाद एक गठबंधन बना, लेकिन वो ठीक है, जब तक सरकार में रहे तो किसी तरीके से आपस में चला सके, लेकिन जैसे अलग हुए तो इनको लगा कि ना, हम नहीं रह सकते गठबंधन में। यानी फिर से कांग्रेस के लिए खुली छूट थी, मैदान खुला हुआ था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये पुल्स एंड प्रेशर्स हमेशा होते हैं। बात सिर्फ इसकी होती है कि उस समय आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण जो है सो एक घटना हुई थी। सारे घटक दल अलग अलग होते गए, अलग अलग पार्टी का गठन होता गया और वो बनते गए। आज के दिन जो है सो बहुत तात्कालिक मुद्दों पर जो है ये बिखराव होने लगता है कि सिर्फ एक चुनाव आने वाला है, एक उपचुनाव आने वाला है, वहीं से पुल्स एंड प्रेशर्स दिखना शुरू हो जाता है। तब में और अब में ये बेसिक एक फ़र्क दिखने लगा, जो कि आपको हर गठबंधन में दिखेगा। अब जाहिर तौर पर ये सवाल हो सकता है कि भाई जो विपक्षी गठबंधन है INDIA, इसमें इतना बिखराव, तो जो दूसरा घटक दल है NDA, उसमें बिखराव क्यों नहीं दिख रहा। फिर वही वाली बात आती है। देखिए, एक बात तो सही है कि अगर आप सत्ता में होते हैं तो कहीं न कहीं बॉन्डिंग के कुछ कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं ना कि भाई आपको अगर TDP को साधना है तो कैसे साध सकते हैं। तो आपके पास एक एवेन्यूज़ है, रास्ते हैं कि कैसे। तो आप एक पैकेज देंगे कि उनका भी डेवलपमेंट हो, उनके हित भी सध रहे हैं, हमारे भी सध रहे हैं। ये सारी भी चीज़ें एक हैं, लेकिन उससे बड़ी भी चीज़ें होती हैं। देखिए, अगर आपको एंकर रोल निभाना है, अगर आपके नेतृत्व में कोई गठबंधन चलना है, मैं इसलिए नेतृत्व की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ कांग्रेस की लीडरशिप पे सवाल खड़ा, और ये गठबंधन जो बिखर रहा है वो कांग्रेस के कारण। ये कहना गलत होगा कि सिर्फ ये जो छोटे दल हैं इनके भय के कारण और वो खींचते चले जा रहे हैं, नहीं। मैं सिर्फ उन्हें दोषी ठहराना इस गठबंधन के लिए के बिखराव के लिए सही नहीं होगा। एक तरफ है कि अगर आप किसी गठबंधन को चलाना चाह रहे हैं तो आप में खुद बहुत मजबूती होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। देखिए, सरकार में तो वाजपेयी जी भी थे, 187 लाए थे और फिर चलाए, उन्होंने 5 साल सरकार चला ली, लेकिन पुल्स एंड प्रेशर्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा, चूँकि वो 187 पर थे। आज की सरकार 240 पर है। पहले तो ये समझिए, मैं ये केवल संख्या के, बहुत सारे और भी उसके कारण हैं, कई कारण हैं उसके, मैं लेकिन संक्षेप में सिर्फ इस संख्या की बात करके मैं ये समझा देना चाहता हूँ कि जो एंकर रोल में रहना चाहता है उसका मजबूत होना कितना ज़रूरी है। दूसरी बात कि देखिए, गठबंधन
और ख़ास तौर से तब जबकि विपक्ष में हो कोई गठबंधन। तब के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है जो कांग्रेस ने इस बार नहीं किया, और मुझे लगता है कि ये जो बिखराव पूरा INDIA गठबंधन में दिख रहा है उसके पीछे एक बड़ा कारण है। ये अकेला कारण नहीं हो सकता, लेकिन ये एक बड़ा कारण है, और वो ये है कि कांग्रेस ने बीच में किसी मीडिएटर को नहीं रखा। वो कांग्रेस का भय था। अब देखिए, ये भय सिर्फ एक तरफा नहीं है कि अकाली वो अपना समाजवादी पार्टी और RJD और ममता बनर्जी भयभीत हैं कांग्रेस के प्रभुत्व से, कि कांग्रेस का प्रभुत्व बढ़ने लगेगा तो हमें नुकसान होगा। ये भय कांग्रेस में था। कांग्रेस को ये शुरू से लगता रहा, और ख़ास तौर से ममता बनर्जी के कारण लगता रहा, चूँकि ममता बनर्जी एक फोर्सफुल लीडर हैं। ये लगता रहा कि अगर थोड़ा भी अगर ममता बनर्जी, या उस समय आप याद करें कि जो फरवरी में शुरुआत हुई थी और मेरे ख्याल से एक बार पटना में मीटिंग हुई थी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, फिर एक बार महाराष्ट्र में हुई थी, तो बात आई थी कन्वीनर बनाने की। आपको याद होगा, हर किसी को याद होगा, बहुत चर्चा चली थी। और ये डिमांड पहले ममता बनर्जी की ओर से शुरू हुआ था। उन्होंने शरद पवार का नाम प्रोजेक्ट कर दिया था कि शरद पवार जी को कन्वीनर बनाया दिया जाए, इनको लीडर बना दिया जाए इंडिया गठबंधन का। फिर नीतीश कुमार जी की ओर से ये हुआ था कि कहीं न कहीं एक कन्वीनर की ज़रूरत है ताकि ये सुचारू ढंग से बातचीत हो सके। कांग्रेस इस पर बिल्कुल राजी नहीं हुई थी। मुझे याद है कांग्रेस के अंदर खाने भी ये बात कही जाती थी कि किस बात का कन्वीनर, चल तो रहा है, हम लोग बातचीत करते रहेंगे, हमारे लीडर जा कर के बातचीत करते रहेंगे। यानी कांग्रेस उस समय किसी के हाथ में कोई चाबी देना ही नहीं चाहती थी। कांग्रेस को ये डर था, और उस समय एक कांग्रेस को लग रहा था कि हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। NDA गठबंधन जो मोदी जी के लीडरशिप में चल रहा था, वो तीसरी बार सरकार सत्ता में आने के लिए लड़ रही है, तो कोई एंटी इनकम्बेंसी आ जाएगा। विपक्ष की ओर से फ्रीबीज की भरमार थी, तो इन्हें लग रहा था कि ये एक मौका है कि हम सत्ता में आ सकते हैं, तो कहीं भी किसी भी दल के हाथ में कोई चाबी न रहने पाए, वो चाबी अपने पास ही रखनी है। तो कन्वीनर तक इन्होंने नियुक्त नहीं किया। और मैं बताता हूँ, आप मेरी बात मानकर चलिए कि आज के दिन अगर एक कन्वीनर होता, एक मजबूत कन्वीनर इंडिया गठबंधन में, ममता बनर्जी सरीखी, आप ममता बनर्जी भी छोड़ दीजिए, ममता बनर्जी को कांग्रेस बहुत मुश्किल से बचा पाएगी मुझे लगता है, लेकिन शरद पवार सरीखे भी होते, तो जो आज स्थिति अभी 3 दिन पहले दिखी इंडिया गठबंधन में कि 2-3 दल खड़े हो गए कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस पर प्रेशर बनाते हुए कि भाई हम तो आम आदमी पार्टी को जिताना चाहते हैं, कांग्रेस अपनी समझ ले, ऐसी स्थिति शायद नहीं आती। ये जो आज बात हो रही है पर्दे के पीछे ना, कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कोई गठबंधन हो सकता था कि दिल्ली में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो वो लोग लड़े ही थे इकट्ठा, क्या हो सकता था? ये जो आपसी मनमुटाव और एक दूसरे के लिए प्रतीक्षा चल रही थी कि केजरीवाल हमारे पास आकर के पहले प्रपोजल दें, और केजरीवाल को शायद लग रहा होगा कि कांग्रेस गिरती पड़ती हमारे पास आए, बेचारी बन के आए तो सही, तो फिर हम 2-3 सीटों में निपटा देंगे। ये बातचीत ही नहीं हो पाई। वो कोई एक मीडिएटर होता, यानी मैं जो बोल रहा हूँ कि एक कन्वीनर, कि क्यों ज़रूरत होती है एक कन्वीनर की। जब 187 की गवर्नमेंट थी वाजपेयी जी की, उस समय भी कन्वीनर थे, और उस समय बीजेपी का कोई कन्वीनर नहीं था, वो थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब। ताकि, और मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि किस तरीके से अगर ज़रूरत पड़ती थी कि तमिलनाडु में जयललिता को थोड़ा मनाना है तो वो जाते थे। इस तरीके से होती है कि आप अगर किसी तीसरे दल को, छोटे दल के हित को थोड़ा साधना चाहते हैं, उसे समझाना भी चाहते हैं, तो उसके लिए एक मीडिएटर चाहिए। मेन प्लेयर नहीं चाहिए। जो मेन प्लेयर जो सत्ता के लिए लड़ रहा हो, जब तक वही पूरी
कमान अपनी मुट्ठी में लेकर के बैठा रहेगा, दिक्कत होगी। अनलेस एंड अनटिल कि आप इतने मजबूत हों, आप इतने समर्थ हों कि आप दूसरे के हितों को भी साध सकें, ये गठबंधन चलाना बहुत आसान नहीं होता। धन्यवाद।